हेलो दोस्तों, मैं अरमान आप सभी की इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस नए वीडियो के अंतर्गत क्लास 6 विज्ञान विषय का चौथा अध्याय विभिन्न प्रकार के पदार्थ एनसीईआरटी प्लस में एससीईआरटी के कंबाइंड नोट्स को देखेंगे जो बीपीएससी टीचर इसके अलावा संघ लोक सेवा आयोग के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसमें सबसे पहला हमारा जो जिक्र किया गया है आपके एनसीईआरटी में वस्तु शब्द जो है पदार्थ से संबंधित है। इसके अलावा जो वस्तु बनी होती है वो पदार्थों से मिलकर बनी होती है। पदार्थ की परिभाषा क्या है उसको हम समझ लेते हैं कि पदार्थ एक ऐसे वस्तु को कहते हैं जिसमें कुछ न कुछ भार हो, साथ ही साथ वो आस्थान शक्ति हो और जिसकी बनावट जो है निश्चित हो, उसे पदार्थ कहते हैं। दुनिया में प्रत्येक वस्तु पदार्थ है जो स्थान घेरती है, जिसका निश्चित बनावट हो, इसके अलावा उसमें कुछ न कुछ जो है भार हो, उसे पदार्थ कहते हैं। अब जो है हम वस्तुओं का वर्गीकरण जो है क्यों करते हैं, तो वस्तुओं का वर्गीकरण जो है आसानी से समझने एवं उसके आकार एवं रंग को पहचानने के लिए हम लोग वस्तुओं का वर्गीकरण करते हैं। जैसे कि आकार, रंग तथा अन्य गुणों के आधार पर विभिन्न समूहों में बांटना ही वस्तुओं का वर्गीकरण कहलाता है। समान प्रकार की वस्तुओं को एक समूह में रखने की क्रिया को ही वस्तुओं का वर्गीकरण कहते हैं। तो ये तो रहा इसका परिभाषा कि वस्तुओं के वर्गीकरण से क्या समझते हैं। तो आकार, रंग तथा अन्य गुणों के आधार पर विभिन्न समूहों में बांटना उसे हम लोग बोलते हैं वस्तुओं का वर्गीकरण। इसके अलावा समान प्रकार की वस्तुओं को एक समूह में रखने की क्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग यहाँ समझ सकते हैं कि फुटबॉल, शतरंज, टेनिस ये सभी के सभी जो है वस्तु है और इसे एक समान प्रकार से रखा गया है। तो ये सभी के सभी खेल के हमारे साधन हो गए। इसी प्रकार हमारा पैजामा हो गया, सलवार हो गया, सूट हो गया, ये सभी के सभी कपड़े के साधन हैं। इसके अलावा वस्तुएं एक या एक से अधिक पदार्थों से बनी होती है। जो हमारा वस्तु होती है वो एक या एक से अधिक पदार्थों से बनी होती है। एक ही पदार्थ से कई प्रकार की वस्तुएं बनी होती है। जैसे प्लास्टिक से हम लोग देखते हैं तो प्लास्टिक से टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, बक्सा हो गया, ये सभी जो है वस्तु बनी होती है। यानी कि एक ही पदार्थ से कई प्रकार की वस्तु बनी होती है। पहला विशेषता, एक ही वस्तु कई प्रकार के पदार्थों से बने होते हैं। एक ही वस्तु जो है वो कई प्रकार के पदार्थों से बने होते हैं। जैसे हम लोग कांच देखते हैं तो कांच के हम लोग गिलास देखते हैं जिससे पानी पिया जाता है। इसके अलावा आईना हो गया, ठीक, प्याला हो गया, चश्मा हो गया, ये सभी के सभी कांच के ही बने होते हैं। जो एक वस्तु जो है कई प्रकार के पदार्थों से बने होते हैं और कई तरह के पदार्थ भी बने होते हैं। अगला हमारा है कि एक वस्तु के निर्माण में कई पदार्थों का जो है आवश्यकता होता है। जैसे आवश्यकता या उपयोग होता है। जैसे किताब हम लोग बनाते हैं तो किताब बनाने के लिए हमें कागज़ चाहिए, स्याही चाहिए, धागा चाहिए, इसके अलावा गोंद चाहिए। आगे हमारा है पदार्थ सभी वस्तुएं जिसमें भार हो, स्थान घेरती है तथा हमारी ज्ञान इंद्रिया के द्वारा जो है उसे एहसास किया जा सके, उसे हम लोग पदार्थ कहते हैं। जैसे कि लोहा हो गया, लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सभी के सभी पदार्थ हैं। किसी वस्तु का पहचान करने के लिए उसके आकार, बनावट, रंग, उपयोग के आधार पर हम लोग कर सकते हैं कि वस्तु जो है वो कैसा है। इसके अलावा पदार्थ की बाह्य संरचना के आधार पर जो है वर्गीकरण किया गया है, जिसे भौतिक वर्गीकरण कहते हैं। और पदार्थ के भौतिक वर्गीकरण पर पदार्थ जो है 3 तरह के हैं, ठोस, द्रव, गैस। आगे इसके बारे में हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे क्लास 9th में। अगला हमारा है रासायनिक वर्गीकरण। रासायनिक वर्गीकरण क्या है, तो पदार्थ की आंतरिक संरचना के आधार पर वर्गीकरण करना ही रासायनिक वर्गीकरण कहलाता है। इसमें हम लोग पढ़ते हैं तत्व, यौगिक एवं मिश्रण में जो है विभाजित इसे किया गया है। इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। पदार्थों की जो अवस्था है, मूलभूत जो अवस्था देखा जाए तो आपके 3 हैं और अब 9th में जाएंगे तो उसमें हम प्लाज्मा अवस्था, इसी अवस्था भी हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें हमारा ठोस होता है तो इसका आकार एवं आयतन निश्चित होता है। यानी कि वैसा पदार्थ जिसके आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होते हैं उन्हें ठोस कहा जाता है। जैसे कि लोहा हो गया, लकड़ी हो गया, बर्फ हो गया। तो केवल यहाँ पे केवल परिभाषा को दिया गया है। आगे चलकर हम लोग 9th क्लास में जो है विशेष रूप से हम इसकी सभी विशेषता को पढ़ेंगे। इसमें जो है आपसी आकर्षण बल जो है वो बहुत अधिक होता है। कारण क्या है कि जो इसके कण होते हैं ये बहुत नज़दीक होते हैं, बहुत नज़दीक, यानी कि आपस में ये सटे हुए होते हैं, इसलिए इसका आकर्षण बल जो है सबसे अधिक होता है। आगे हमारा है द्रव। इसमें देखिए इसका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है। जैसे कि मान लीजिए कि 1 लीटर का कोई जो है आपका जल है,
1 लीटर कोई जल है तो इसे हम चाहे तो एक बाल्टी में भी रख सकते हैं तो बाल्टी का आकार ले लेगा, चाहे तो इसे जग में रख सकते हैं तो जग का आकार ले लेगा। तो यानी कि इसका आयतन जो है आपका निश्चित है, लेकिन आकार जो है क्या है, अनिश्चित है। जैसे कि हमारा जल, दूध, तेल, शहद, पारा, ये सभी के सभी हमारे द्रव के उदाहरण हैं। इसमें आपसी आकर्षण बल जो है ठोस की तुलना में कम होता है। कारण क्या है कि कण जो होते हैं थोड़े दूर दूर होते हैं, इसमें क्या था, कण जो है पास पास थे। तो ये दूसरा विशेषता। अगला हमारा है इसमें गैस। तो गैस के आकार एवं आयतन जो है दोनों अनिश्चित होते हैं, उन्हें गैस कहते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, जलवाष्प हो गया, ये सभी के सभी गैसें हैं। इनके जो कण होते हैं ये काफ़ी दूर दूर होते हैं। इसमें आकर्षण बल जो है नहीं के बराबर होता है। नहीं के बराबर, तो यहाँ समझ सकते हैं ये हमारा ठोस है। तो यहाँ पे देखिए ठोस में जो कण होते हैं वो बहुत मतलब कि नज़दीक होते हैं, इसलिए इसमें आकर्षण बल जो है सबसे अधिक होता है। और द्रव के जो कण होते हैं वो काफ़ी मतलब इस ठोस के तुलना में दूर दूर होते हैं, इसलिए इसमें जो आकर्षण बल है वो ठोस के तुलना में कम होता है। और वही बात करते हैं गैस। तो गैस में जो है आकर्षण बल जो है नहीं के बराबर होता है, क्योंकि इसके जो है गैस के अणु जो है वो स्वतंत्र होते हैं, कहीं भी गमन कर लेते हैं। अगला हमारा इसमें अगला टॉपिक है जल और मोम 3 अवस्थाओं में रहता है। जल और जो हमारा मोम है वो 3 अवस्थाओं में रहता है। जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग बर्फ़ को जो है गर्म करते हैं तो ये द्रव में बदलता है। ठीक है, पहले ये ठोस था, बर्फ़ को हम लोग गर्म किया तो द्रव में बदल गया। फिर जो है जल को हम लोग गर्म करेंगे तो जलवाष्प में बदल जाएगा, तो ये जो है हमारा गैस का रूप ले लेगा। तो इसीलिए कहा गया कि जल जो है हमारा तीनों रूप में रहता है। इसके अलावा इसके विपरीत, यदि हम जलवाष्प को ठंडा करते हैं तो जल बन जाएगा, और जल को ठंडा करते हैं तो ये बर्फ़ जो बन जाएगा। तो यही जो है आपका 3 रूप है। इसके अलावा एक और देखा जाए तो ठोस कपूर। ठोस कपूर को हम लोग गर्म करते हैं, ठोस कपूर को हम लोग गर्म करते हैं तो डायरेक्ट ये जो गैसीय कपूर में बदल जाता है। और इसी को जो हम ठंडा करते हैं तो ये जो है आपका ठोस कपूर बन जाता है। इसे हम लोग ऊर्ध्वपतान प्रक्रिया कहते हैं। जल में घुलनशीलता के आधार पर जो है पदार्थ जो है 2 तरह के हैं, एक घुलनशील पदार्थ, एक जो है हमारा अघुलनशील पदार्थ है। ठीक है, जो पानी में घुलने वाले पदार्थ होते हैं उसे घुलनशील पदार्थ कहते हैं। जैसे कि नमक हो गया, चीनी हो गया, ये सभी के सभी पानी में घुलनशील है। इसके अलावा ऑक्सीजन और CO2 जल में घुलनशील है। ऑक्सीजन और CO2 जल में भी क्या है, घुलनशील है। अघुलनशील पदार्थ, जल में ना घुलने वाले पदार्थ को अघुलनशील पदार्थ कहते हैं। जैसे कांच, लोहा, कोयला, जल, आपका नाइट्रोजन, ये सभी के सभी अघुलनशील हैं। विलायक क्या होता है, जो दूसरे को अपने में घुला लेता है। जो दूसरे को अपने में घुला लेता है उसे हम लोग विलायक कहते हैं। और जो पानी में घुल जाता है उसे हम लोग विलेय कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि चीनी और पानी का हमें घोल बनाना है, तो चीनी जो है पानी में घुल जाते हैं, ठीक, तो इसे हम लोग विलेय कहेंगे। और जो पानी जो है चीनी को घुला लिया अपने में उसे हम लोग विलायक कहेंगे। अगला हमारा है कि जल के सापेक्ष भार के आधार पर पदार्थ जो है 2 तरह के हैं। एक हमारा भारी पदार्थ और दूसरा जो है हमारा हल्का पदार्थ। भारी पदार्थ जो है जल में डूब जाता है, जैसे कील को हम लोग डालेंगे, बाल्टी भरा पानी है तो उसमें डूब जाएगा। और हल्का पदार्थ जो है जैसे जल में है तैरती है, जैसे हम मोम डालते हैं तो ये जल में तैरेगा, तेल को डालेंगे तो ये भी जो है जल में आपका तैरेगा। इसके अलावा पारदर्शिता के आधार पर पदार्थ भी 3 तरह के होते हैं, पारदर्शी, अपारदर्शी और जो है आपका पारभासी। जिसे आसानी से आर पार हम लोग देख सकते हैं या देखा जाता है उसे हम लोग बोलते हैं पारदर्शी। जैसे कांच हो गया, जल हो गया, जल में जो है हम लोग आसानी से देख सकते हैं। इसके अलावा अपारदर्शी, इसके आर पार जो है नहीं देखा जा सकता है। जैसे कि लकड़ी हो गया, कागज हो गया, धातु हो गया, आपके दीवार हो गए, ये जो है अपारदर्शी हो गया। इसके अलावा प्रभासी, प्रभासी में क्या होता है कि धुंधला एवं आंशिक रूप से हम लोग चाहे तो देख सकते हैं। जैसे तेल लगा हुआ कागज, पेंट लगा हुआ कांच, इस पर जो है धुंधला हम लोग चाहे तो देख सकते हैं। अगला हमारा है कठोरता के आधार पर। कठोरता के आधार पर भी पदार्थ 2 तरह के हैं, एक कोमल पदार्थ और दूसरा जो है हमारा कठोर पदार्थ है। जो कोमल यानी कि जिसे आसानी से दबाया जा सकता है उसे जिसे कि हम लोग कोमल पदार्थ कहते हैं। जैसे कि रुई, स्पंज हो गया। जिसे आसानी से नहीं दबाया जा सकता है उसे ठोस कहते हैं, जैसे लोहा, लकड़ी हो गया। आगे हमारा है कि ऊष्मा के चालकता के आधार पर पदार्थ। ऊष्मा के चालकता के आधार पर भी पदार्थ 2 वर्ग में बांटा गया है, एक हमारा सुचालक और दूसरा हमारा कुचालक। ऊष्मा का स्थानांतरण आसानी से यदि हो रहा है तो हमारा सुचालक है, जैसे तांबा, चांदी, लोहा, ये सभी के सभी सुचालक है। इसके अलावा जो है कुचालक, ऊष्मा का स्थानांतरण आसानी से नहीं हो रहा है, जैसे कि रबर हो गया, ऊन हो गया, वायु हो गया, ये सभी के सभी ऊष्मा के आपके कुचालक हैं। द्रव जो है ऊष्मा के कुचालक है। और वही बात करते हैं पारा, तो ये ऊष्मा के सुचालक होता है। इसीलिए हम लोग जो है अपने बुखार को मापने में इसका प्रयोग करते हैं। और जो सभी गैसें होती है ये ऊष्मा का जो है कुचालक होती है।
अगला है कि विद्युत के चालकता के आधार पर पदार्थ। विद्युत के चालकता के आधार पर पदार्थ जो है दो तरह के है, एक चालक और दूसरा हमारा विद्युत रोधी, यानी कि जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो सकता है उसे हम लोग बोलते हैं चालक, जैसे कि चांदी, तांबा, लोहा, ये सभी के सभी जो है विद्युत के चालक हैं। और सबसे बढ़िया चालक हमारा चांदी ही है। अगला है कि विद्युत रोधी, यानी जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से नहीं हो पाता है उसे हम लोग विद्युत रोधी कहते हैं, या अचालक है, जैसे प्लास्टिक हो गया, वायु हो गया, ये विद्युत रोधी होते हैं। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ से प्रश्न बनता है कि शुद्ध जल विद्युत के चालक है या कुचालक है। तो शुद्ध जल विद्युत के कुचालक है। वही बात करते हैं अशुद्ध जल है जो है विद्युत के चालक हैं। और नमी युक्त जल जो है या नमी युक्त जो है वायु जो है ये भी हमारे क्या लिए चालक है। अगला है कि चुंबक के सापेक्ष व्यवहार के आधार पर पदार्थ का दो वर्गों में वर्गीकरण किया गया है, जैसे कि चुंबकीय पदार्थ और जो है आपके अचुंबकीय पदार्थ। जो चुंबक अपनी और आसानी से जिसे आकर्षित कर लेता है उसे हम लोग चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, जैसे लोहा, निकेल, कोबाल्ट, ये सभी चुंबकीय पदार्थ हैं। इसके अलावा अचुंबकीय पदार्थ जो अपनी और आसानी से आकर्षित नहीं कर पाता है उसे हम लोग अचुंबकीय, जैसे लकड़ी, प्लास्टिक, तांबा, कांच जो है ये अचुंबकीय पदार्थ है। इसके अलावा वर्गीकरण के लाभ, इसके अलावा हमारा लास्ट पेज है वर्गीकरण के लाभ। आखिर हम लोग वस्तुओं का वर्गीकरण क्यों करते हैं? तो कार्यों को सुव्यवस्थित तरीका से करने की सहायता प्रदान करने के लिए जो हम लोग इसका वर्गीकरण करते हैं, समय और श्रम की बचत के लिए, इसके अलावा वस्तुओं को जानने तथा उनके अध्ययन में मदद मिलता है, इसलिए वर्गीकरण किया जाता है। किसी एक वर्ग की वस्तु की जानकारी होने पर उसी वर्ग की अन्य वस्तुओं की हम लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं वर्गीकरण करके। इसके अलावा पदार्थों के निर्माण की मौलिक इकाई जो है आपके अणु और परमाणु है। इसे आंखों से देखना जो है असंभव है, आंखों से हम इसे नहीं देख सकते हैं। जो अणु होता है ये सूक्ष्मतम कण होता है और स्वतंत्र अवस्था में रहता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में कभी भाग नहीं लेता है। तो वैसा सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है उसे अणु कहते हैं। अगला हमारा परमाणु है, यह भी एक हमारा सूक्ष्मतम कण है। ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग जरूर लेता है। यहाँ जो है तीन विशेषता है या 3 अंतर हैं। अगला है कि परमाणु आपस में संयुक्त होकर अणु का निर्माण करते हैं। परमाणु जो है आपस में संयुक्त होकर अणु का निर्माण करते हैं। समान परमाणु के संयोग से तत्वों के अणु बनते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन और जो है ऑक्सीजन मिल जाएगा तो ये ऑक्सीजन के अणु बना देगा। इसके अलावा जो है हाइड्रोजन के अणु भी बन सकता है, 2 हाइड्रोजन मिलेंगे तो। परमाणु देखिए पदार्थ के निर्माण की जैसे मौलिक इकाई भी कहा जाता है। परमाणु को पदार्थ की इकाई की मौलिक इकाई भी कहा जाता है। यूनानी शब्द जो है एटक्स से बना है, जिसका अर्थ होता है अविभाज्य। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार जो है परमाणु क्या है? अविभाज्य है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु जो है अविभाज्य है, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का खोज हुआ, इनका जो दिया गया सिद्धांत जो था वो जो विरोधाभास प्राप्त हो गया, परमाणु जो है हमारा विभाज्य हो गया। आगे हमारा है पदार्थ की मौलिक इकाई। तो पदार्थ की मौलिक इकाई 3 है। एक हमारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। पदार्थ की मौलिक इकाई कितना है? 3 है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। गर्म करने पर गैस की घुलनशीलता जो है घट जाती है और वही गर्म जल में ऑक्सीजन की घुलनशीलता जो है घट जाता है। तो ये जो है आपके NCERT प्लस में SCERT के कंबाइंड नोट्स रहा। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ इसके आप चैप्टर नंबर 1, 2, 3 को नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में वीडियो है, उसे एक बार आवश्यक देखें और इसे पेन डाउन करने का प्रयास कीजिए। तब तक मिलते हैं इसके अगले चैप्टर को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।